हमारे गांव में एक पुरानी कहानी है। जब मुर्गे बसेरा ढूंढते हुए अपना दाना फटकते हैं तो वो बिल्ली के चेहरे वाली बुढ़िया पहाड़ से नीचे अनाज बांटने आती है। वो घर के हर सदस्य के हिसाब से अनाज की एक एक बोरी लाती है। जिस दिन हमारे घर का राशन खत्म हुआ, ठीक उसके अगले दिन हमारे दरवाजे पर अचानक अनाज की 4 बोरियां पड़ी मिली। मेरी दादी जमीन पर रखी उन बोरियों को देखकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। वो उन्हें रसोई में ले जाने ही वाली थीं कि तभी दादाजी ने उनके हाथ से अनाज छीना और उसे जमीन पर फेंक दिया। बिल्ली वाली बुढ़िया का अनाज खाने का मतलब है अपना मांस देकर उसकी कीमत चुकाना। दादाजी जमीन पर बिखरे अनाज को देख रहे थे और उनका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। हमारे परिवार में सिर्फ 4 ही लोग हैं। ये 4 बोरियां वो हमारे पूरे परिवार का मांस खरीदने आई है। दादी इतनी डर गईं कि वहीं जमीन पर ढेर हो गईं। उन्होंने आंखें फाड़कर पूछा, अरे ओ जी, ये आप क्या कह रहे हो? इतना अच्छा अनाज उस बुढ़िया का कैसे हो सकता है? दादाजी ने एक ठंडी आह भरी। क्या तुम भूल गई? बरसों पहले जब गांव में वो मुर्गों वाली घटना हुई थी, तब उस कमली बुढ़िया ने यही तरीका अपनाया था। वो लोगों के दरवाजों पर अनाज छोड़ देती थी और भूखे लोग उसे उठा लेते थे। जो भी उसका अनाज उठाता, वो रात को उसके दरवाजे पर आती और इंसानी आवाज निकालकर उन्हें दरवाजा खोलने के लिए फुसलाती। तुम्हारे गांव के कितने ही लोगों को उसने ऐसे ही जिंदा खा लिया था, क्या तुम्हें याद नहीं? मेरी मां ने दादी को डर से कांपते देखा तो वो तुरंत आगे आईं और उन्हें सहारा दिया। बापू, हो सकता है किसी रिश्तेदार ने चुपके से मदद के लिए अनाज भेजा हो। दादाजी के चेहरे पर अंधेरा छा गया और वो अनाज को एकटक देखते रहे। आज सुबह मैंने आसपास के सारे गांवों में ढूंढा। ज्यादातर बच्चे भूख से मरने की कगार पर हैं। लोग घर के तख्त तोड़कर उन्हें खाना पकाने के लिए जला रहे हैं। ऐसे में हमें देने के लिए फालतू अनाज किसके पास होगा? दादाजी ने पहाड़ के पीछे के घने जंगल की तरफ इशारा किया। उनकी आवाज बहुत धीमी थी। उस बिल्ली जैसे चेहरे वाली बुढ़िया के अलावा और किसे पता होगा कि अब हमारे परिवार में सिर्फ 4 ही लोग बचे हैं। लल्लन की तो परदेश में काम करते वक्त हादसे में मौत हो गई। ये बात गांव में किसी को नहीं पता। लल्लन मेरे पिता थे। 5 महीने पहले वो शहर काम करने गए थे ताकि घर का खर्चा चला सके, लेकिन घर से निकलने के 15 दिन बाद ही वो बुरी खबर आ गई। दादी ने इस डर से सबको झूठ बोला था कि गांव वालों को पता चलेगा कि घर का कमाने वाला नहीं रहा तो वो हमें नीची नजरों से देखेंगे। उन्होंने सबसे कहा कि मेरे पिता दूर काम पर गए हैं और कई सालों तक घर नहीं आएंगे। काफी देर बाद दादी होश में आई। उनकी आवाज डर से कांप रही थी। अरे ओ जी, अब हम क्या करेंगे? हमने उसका अनाज ले लिया है। क्या वो आज रात हमारे दरवाजे पर दस्तक देगी? दादाजी वहीं जमीन पर बैठ गए और अनाज को घूरने लगे। उनका चेहरा काला पड़ता जा रहा था। ये अनाज सिर्फ इंसानों की गिनती पर नहीं, बल्कि उनके शरीर के मांस के हिसाब से बांटा गया है। बुढ़िया, जरा ध्यान से सोच, क्या तूने जो बोरियां उठाई थीं वो 3 बड़ी और 1 छोटी नहीं थी? दादी सिहर उठी। फिर उन्होंने अपने हाथ उठाए और खुद को थप्पड़ मारने लगी। हाँ, 3 बड़ी और 1 छोटी। मैं भी सोचूं कि अनाज कम ज्यादा क्यों है, तो ये मांस के हिसाब से है। मैं मर क्यों नहीं गई? मुझे उन 2 निवालों का लालच नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर मैं बुरी तरह डर गया और रोते हुए दादी की टांग पकड़ ली। दादी, मैंने उस इंसान को देखा था जो अनाज लाया था। दादाजी और दादी दोनों मुझे देखने लगे। मैंने कांपती आवाज में उस शख्स के हुलिये को याद करने की कोशिश की। उसकी पीठ झुकी हुई थी, बाल बिखरे हुए, फटे पुराने कपड़े, और वो किसी जंगली बंदर की तरह दुबला था। वो घिसट घिसट कर चल रहा था और उसका शरीर डोल रहा था। दादी का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया और वो बड़बड़ाने लगी, मेरे भगवान दादी, ये वही जबरीले चेहरे वाली बुढ़िया है। वो वापस आ गई है। इतने सालों बाद भी वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। मेरी माँ पास में ही खड़ी थी। वो घबरा गई थी और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्यों ना हम पड़ोसी सुखराम काका से पूछें कि क्या उन्हें भी अनाज मिला है? मेरे दादाजी ने सिर हिलाया, कहीं से एक भाला उठाया और भारी आवाज में कहा, जब मैं वापस आऊं तो मैं दरवाजा जोर से खटखटाऊंगा, फिर 4 बार खांसूंगा। अगर एक भी आवाज कम हो तो दरवाजा मत खोलना। वो डायन इंसानों को खाती है और वो मरे हुए लोगों की आवाज निकालकर लोगों को धोखा देती है। दादाजी के जाने के बाद दादी के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने डरते हुए उनकी आस्तीन खींची और फुसफुसाया, दादी, क्या वो बुढ़िया सच में आज रात हमें खाने आएगी? दादी ने मुझे बहलाया नहीं। वो बस खाली नजरों से आंगन की तरफ देखती रही। जल्द ही वहां घना कोहरा छा गया, इतना घना कि आंगन की दीवारें भी धुंधली हो गईं। दादी खिड़की के पास गईं और बाहर देखा। उनका चेहरा पीला पड़ गया। वो सड़न भरी बदबू
वो वहीं डायन थी, वो आसपास ही थी। मैं बुरी तरह डर कर मां के पीछे छिप गया। मेरे शरीर से ठंडा पसीना छूट रहा था। तभी फाटक के बाहर से सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई जमीन पर धीरे धीरे रेंग रहा हो। दादी ने तुरंत अपनी सांसें रोक लीं, भाला पकड़ा और चुपचाप दरवाजे के पीछे खड़ी हो गईं। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, कौन है? थोड़ी देर बाद बाहर से एक फटी हुई आवाज आई, भाभी, मैं हूं सुखराम। मेरी दादी ने जवाब दिया, सुखराम भाई, इतनी रात को यहां कैसे आए? दरवाजे के बाहर की आवाज रोनी और गिड़गिड़ाने वाली थी। भाभी, मेरा बच्चा मर रहा है। मैंने सुना है आपके पास अनाज है, प्लीज बस थोड़ा सा दे दो भगवान के लिए। मेरी दादी ने अपनी आवाज धीमी की और कहा, तुम्हें अनाज कहां से मिलेगा? तुमने गलत सुना होगा, हमारे पास खाना खत्म हो गया है। हमने तो बस जड़ों का दलिया बनाया था। अगर बुरा न मानो तो मैं तुम्हें एक कटोरी दे दूंगी। दादी का दिल पसीज गया और वो दरवाजा खोलने ही वाली थीं कि तभी अगले ही पल वो आवाज अचानक बदल गई और उसका लहजा एक कड़वी हंसी में बदल गया। नाटक बंद करो। मैंने उस बिल्ली वाले चेहरे की बुढ़िया को तुम्हारे घर अनाज पहुंचाते देखा था, पूरी 4 बोरियां, न कम न ज्यादा। अगर तुमने मुझे नहीं दिया तो मैं अभी उसे बुला लूंगी और वो तुम्हारे पूरे खानदान को कच्चा चबा जाएगी। दादी कांप उठी। सुखराम हमेशा से एक दब्बू इंसान था। उसने कभी आवाज ऊंची नहीं की थी। वो इतना क्रूर और जहरीला कब से हो गया? ये सुनकर दादी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्हें ठंडा पसीना आने लगा और वो चिल्लाई, ओ जानवर, यहां से चला जा। बाहर खड़ा सुखराम ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। वो दरवाजे को पीटता रहा। उसी वक्त दूर कहीं एक गोली चलने की आवाज आई और उसके बाद चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी, वो रही बिल्ली के चेहरे वाली बुढ़िया। जैसे ही आवाजें गांव के करीब आईं, दरवाजे पर दस्तक और वो ठंडी हंसी अचानक रुक गई और भागने के कदमों की आवाज आने लगी। मैं डर के मारे रोने लगा। मां ने मुझे आंखें दिखाईं और फुसफुसाकर कहा, आवाज मत करो, वो मुखिया जी की शिकार वाली बंदूक है। पूरे गांव में सिर्फ उन्हीं के पास बंदूक है। पता नहीं वो उस डायन को रोक पाएंगे या नहीं। तभी आंगन के बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई। पहले 4 दस्तक, फिर 4 हल्की दस्तक। ये वही इशारा था जो मेरे पिता ने तय किया था। दरवाजा खुला और मेरे पिता अंदर भागे। उन्होंने एक बांस की नली पकड़ी हुई थी। वो पसीने से लथपथ थे और उनके कपड़े मिट्टी से सने थे, जैसे वो कहीं गिर पड़े हों। पिताजी, आप ठीक तो हैं? मैंने हांफते हुए पूछा। मैं रामू और जगत के घर गया था। सिर्फ रामू के घर से जवाब मिला। जगत के घर वालों ने दरवाजा नहीं खोला। मुझे डर है कि... मेरे पिता ने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन उनकी आंखों ने सब कह दिया। और बगल वाले सुखराम का क्या हुआ? सुखराम के घर का दरवाजा आधा खुला था। मैं अंदर देखने गया था। जमीन पर खून और बिल्ली के बाल पड़े थे। बच्चे के जूते दरवाजे के बाहर थे। वो शायद अब नहीं बचा। जो चीखें तुमने पहले सुनी थीं, वो उस बिल्ली वाली बुढ़िया की थीं जब उसने उसे मार डाला था। दादी का चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने दुख के साथ आह भरी, हाय क्या मुसीबत है। सुखराम इतना अच्छा भला आदमी था, उस राक्षसी ने उसकी जान ले ली। दादाजी ने एक पुड़िया निकाली और दादी को थमा दी। ये मोंटू के पिता ने दी थी। उन्होंने कहा था कि उस बुढ़िया को आग और बारूद से सबसे ज्यादा डर लगता है, इसलिए वो खास तौर पर तांबे का बारूद लेकर आए हैं। उन्होंने हमसे ये भी कहा कि आज रात हमें पहाड़ वाले पुराने कब्रिस्तान में छिपना होगा। वो जगह एकांत और छिपी हुई है, वहां बुराई हमें आसानी से नहीं ढूंढ पाएगी। कब्र शब्द सुनते ही मां एक पल के लिए रुकी। उन्हें लगा कि क्या वो पीछे वाली पहाड़ी पर बनी उस पुरानी वीरान कब्र की बात कर रहे हैं। वो जगह ठंडी और डरावनी थी, जहां कोई भी आसानी से छिप सकता था। लेकिन अब हम इसके बारे में सोच नहीं सकते थे। हमने उस डायन का अनाज खाया था। हमारी गंध उसके जहन में बस चुकी थी। घर पर रहना जल्दी या देर से मुसीबत को दावत देना ही था। हमें फिलहाल के लिए उस कब्र के पास जाकर छुपना चाहिए। सुबह होने तक वहीं रुकना होगा और फिर आगे का देखेंगे। मां ने सिर हिलाया, पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और कहा, बापू चलिए अभी चलते हैं। ठीक है, मां ने जवाब दिया। रास्ते में बिल्कुल शोर मत करना, संभल कर चलना। अगर वो बुढ़िया मिली तो हम बारूद जलाकर उस पर फेंक देंगे। उसी पल पूरे घर को एक घने कोहरे ने घेर लिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस रात उस भयानक कोहरे के बीच उन लोगों के साथ क्या हुआ, तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स का टारगेट पूरा करें। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि क्या आपके गांव में भी ऐसी कोई डरावनी कहानी मशहूर है। और ऐसी ही रोंगटे खड़ेढ़े कर देने वाली कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।